संस्थान के चेयरमैन अजय मित्तल जी, के.जी. सुरेश जी, मयंक जी, रेस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स और दोस्तों, मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि आपने अपने 52वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुझे आमंत्रित किया। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ और आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप लोग इस देश के मीडिया का भविष्य हैं। आपको बनाने वाले, सजाने वाले, संवारने वाले फैकल्टी के मेंबर्स अनुभवी हैं, कमिटेड हैं और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है आप जैसे नौजवानों के हाथ में इस देश की ब्रॉडकास्टिंग का, इस देश के प्रिंट मीडिया का, इस देश के सोशल मीडिया का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है। दोस्तों, मुझसे कहा गया कि मीडिया के सामने चुनौतियां क्या हैं, मीडिया की जिम्मेदारियां क्या हैं, चैलेंज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पर आज बात करने के लिए। आमतौर पर मैं ये मानता हूं कि जो लोग मीडिया में हैं उनको अपना गुणगान नहीं करना चाहिए, उनका काम बोले, ऐसी परंपरा रही है। लेकिन कुछ विषय ऐसा है, मुझे आज मीडिया के बारे में, मीडिया के काम के बारे में, ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के बारे में, प्रिंट जर्नल के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में कुछ आपसे बातें करनी है। और चूंकि आप नौजवान हैं, मीडिया का भविष्य है, तो मैं दिल से कुछ बातें करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू मिस एनी वर्ड्स। दोस्तों, मीडिया पर आज के जमाने में जो इल्जाम लगते हैं, जो आरोप लगते हैं, उससे आप वाकिफ हैं। मीडिया सेंसेशन क्रिएट करता है, मीडिया इररिस्पॉन्सिबल है, मीडिया ट्रायल होता है। ये जो कुछ करते हैं टीआरपी के लिए करते हैं, अखबार बेचने के लिए करते हैं, कमर्शियलाइजेशन हो गया है, व्यवसायीकरण हो गया है, जो कुछ करते हैं पैसा कमाने के लिए करते हैं। इसे तरह तरह का वो समाज के हर वर्ग से लगते हैं। पहले जरा इन पर नजर डालें कि आरोप लगाने वाले हैं कौन। एक उद्योगपति 9,000 करोड़ का कर्जा नहीं चुकाया, अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज को तनख्वाह नहीं दी, पार्टियां करते दिखाई देते हैं, कैलेंडर छापते दिखाई देते हैं, लंदन में जाकर छुप गए और कहते हैं मैं अर्नब गोस्वामी को जेल के पीछे देखना चाहता हूं। एक चीफ मिनिस्टर जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तो मीडिया का सहारा लेते थे, मीडिया के कंधों पे चढ़ के सत्ता में पहुंचे, कुर्सी पर बैठे और फिर कहा कि मैं मीडिया वालों को जेल भिजवा दूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अब सवालों के जवाब नहीं देते, 7 मिनट भाषण दिया, उठ के चले गए। जिन रिपोर्टर्स के साथ वो हर वक्त बात करते थे, पूछते रहते हैं सर एक सवाल का जवाब। वो लोग कहते हैं मीडिया गैर जिम्मेदार। बड़े बड़े वकील ज्ञानी हैं, करोड़ों रुपया जिन्होंने कमाया है, देश को रास्ता दिखाने वाले हैं और बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां उन्होंने लड़ी है कोर्ट्स में, बड़ा नाम है। लेकिन जब कोई क्रिमिनल केस हाथ में लेते हैं, किसी बड़े क्रिमिनल को बचाने की कोशिश करते हैं और मीडिया उस पर सवाल उठाता है, गवाहों को खरीदने पर सवाल उठाता है, एविडेंस को बदलने पर सवाल उठाता है, तो कहते हैं ये मीडिया ट्रायल है। बड़े बड़े सुपरस्टार जब फिल्म रिलीज होने वाली होती है तो एक एक स्टूडियो में चक्कर लगाते हैं, फिल्म की पब्लिसिटी के लिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और बाद में जब कोई खबर उसके बारे में छप जाए तो कहते
फिल्म स्टार नहीं, उनको उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड ने एक्स कह दिया, चढ़ गए। ट्विटर पर वॉर हो रही है, सोशल मीडिया पर एक दूसरे के ईमेल पब्लिसाइज कर रहे हैं, सारी बातों को पर्सनल लाइफ को पब्लिक डोमेन में डालते हैं। लेकिन जब अखबार में छपता है, टीवी चैनल पर दिखाया जाता है तो नाराज हो जाते हैं, तो कहते हैं ये मीडिया ट्रायल। मैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं और समाज के हर वर्ग के लोग। सरकार में मंत्रियों से हमेशा ये सुनने को मिलता है, चीफ मिनिस्टर से सुनने को मिलता है कि मीडिया वाले अपने फैक्ट्स को चेक नहीं करते, मीडिया वाले सिर्फ नेगेटिव खबरें दिखाते हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पॉजिटिव खबरें देने वाले हैं कहाँ? फैक्ट्स जब रिपोर्टर्स चेक करना चाहें तो उन्हें फैक्ट्स बताने वाले हैं कहाँ? ज्यादातर लोग तो पर्दे के पीछे छुपकर रहते हैं, सामने आते हैं। लेकिन मित्रों, मुझे सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब हमारे अपने प्रोफेशन के लोग, हमारे बीच में से कुछ लोग प्रोफेशन का, ब्रॉडकास्टिंग का, पब्लिशिंग का, मीडिया का मजाक करते हैं। नाम नहीं लेना चाहता, बड़ा चैनल है, बड़े क्रेडिबल एडिटर हैं, टीवी चैनल का फेस है। उनका एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा, ये साल भर पहले की बात है। इसमें उन्होंने कहा कि मैं एक हिंदी चैनल देख रहा था और हिंदी चैनल्स की हालत कैसे, हिंदी चैनल ने एंकर ने कहा कि अब हम रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक ब्रेक। बड़ा हर्ट हुआ मुझे। मैं न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। सब ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स में किसमें क्या होता है उसके बारे में ध्यान देना भी मेरी जिम्मेदारी है। तो मैंने उनको पत्र लिखा, मैंने चिट्ठी लिखी और पूछा कि आप मुझे बताइए ये कौन सा चैनल है, कौन सा एंकर है जिसने ये कहा है, ताकि हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। साल भर हो गया, कोई जवाब नहीं आया। और मुझे दुख हुआ कि अभी हाल ही में उन्होंने फिर कहीं एक कॉलम लिखा है, उसमें भी उसी बात का जिक्र किया है। कई बार टीवी के एंकर्स आपस में टकराते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, कभी अपने चैनल पर सरमन देते हैं, कोई फेसबुक पर उसका जवाब देता है। और इस टकराव का फायदा जाहिर है वो लोग उठाते हैं जो लगातार मीडिया को क्रिटिसाइज करते हैं। आज इस मौके पर मैं इन लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रोफेशन ने हमें बड़ा बनाया, जिसने हमें मान सम्मान दिया, जिसने हमें जनता के बीच में इस लायक बनाया कि हम लोगों पर कमेंट कर सके, उस प्रोफेशन के बारे में, अपने लोगों के बारे में पब्लिकली कुछ कहने से बेहतर होगा कि आपस में बात करें। और ये बात मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं, आप इन सब लोगों को आइकॉन की तरह देखते हैं, आप इन सारे इल्जामों के बारे में सुनते हैं। आपके मन में कम से कम बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस प्रोफेशन में हम जाते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि मीडिया में, ब्रॉडकास्टिंग में सब कुछ ठीक ठाक है। मैं ये नहीं कहता कि सबके सब पत्रकार, सबके सब टीवी चैनल, सबके सब एंकर दूध के धुले हैं। कोई गलती नहीं करता, गलतियां होती हैं, बहुत गलतियां होती हैं। लेकिन अगर उन गलतियों को सुधारने की कोशिश ना हो रही हो तो फिर ब्लेम करो। बहुत पुरानी बात मैं आपसे नहीं कहना चाहता, पिछले 7-8 साल में टीवी चैनल्स की प्रोग्रामिंग में, अखबारों की न्यूज रिपोर्टिंग के तरीके में बहुत बदलाव आया है और बहुत पॉजिटिव बदलाव आया है। आज के 7-8 साल पहले शिकायत कर सकते थे कि टीवी चैनल क्या दिखाते हैं, भूत प्रेत दिखाते हैं, सांप बिच्छू दिखाते हैं, नाग नागिन का झगड़ा दिखाते हैं, ये था। लेकिन ऐसी स्थिति आई कि न्यूज चैनल्स के एडिटर्स को एहसास हुआ कि ये समाज के लिए ठीक नहीं है, ये कमर्शियल काम के लिए ठीक हो सकता है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बदलाव आया और तब के वक्त को आज के वक्त का कंपेयर कर कैसे बदलाव आया। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स ने, जैसे प्रिंट
ब्रॉडकास्टर्स के लिए कोई ऐसा डेटोनेट नहीं था, लगाम लगाने के लिए कोई नहीं था। तो न्यूज ब्रॉडकास्टर्स ने एक एसोसिएशन बनाई जिसका नाम है न्यूज ब्रॉडकास्टर्स स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस से जस्टिस वर्मा बहुत सख्त थे, बहुत ईमानदारी का उनका जीवन था, किसी की बात नहीं सुनते थे। उनको उसका अध्यक्ष बनाया और उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूट किया, उन्होंने उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने रूल्स बनाए, रेगुलेशन बनाए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप मुझे चेयरमैन बनाओगे, मुझे अधिकार दोगे, तो मैं किसी की सुनूंगा नहीं। जो न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन है, हम उसको सेल्फ रेगुलेशन कहते थे, उन्होंने उसको इंडिपेंडेंट रेगुलेशन बना दिया। और हमारा कोई अधिकार नहीं था उनसे मिलने का भी, बात करने का भी। उसका नतीजा हुआ सख्ती की। उन्होंने कानून बनाए कि महिलाओं का पोर्ट्रेट कैसे होगा, बच्चों का पोर्ट्रेट कैसे होगा, किसी बीमार। उस समय क्या होता था, कोई आदमी ट्रेन में है, उस एक्सीडेंट हुआ है, उसका आधा से अंदर है आधा बाहर है, और रिपोर्टर उससे पूछ रहे हैं आपको कैसा लग रहा है। ये होता था। हॉस्पिटल में जाके मरीज से के मुंह में माइक घुसा देते थे। लेकिन एनबीएसए ने, रूल्स ने, रेगुलेशंस ने इसको बदला। आज ऐसी चीजें होती है लेकिन बहुत कम होती है, और जो गलती करता है उसको हॉल किया जाता है। न्यूज ब्रॉडकास्टर जो स्टैंडर्ड अथॉरिटी एनबीएसए है, एनबीएसए के पास अधिकार है कि वो टीवी चैनल को माफी मांगने के लिए मजबूर करे, जुर्माना लगाए, और जरूरत पड़े तो उसका लाइसेंस कैंसिल करने के लिए सरकार को रिकमेंडेशन दे। जस्टिस वर्मा नहीं रहे, उनके बाद में जस्टिस रविंद्रन है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, वो इस अथॉरिटी के चेयरमैन है। और जस्टिस वर्मा ने उस समय में कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ शिकायतें नहीं सुनूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो 100 मोटो एक्शन लूंगा। और उन्होंने 100 मोटो एक्शन लिया। मैं आपको एक बड़ा उदाहरण बताता हूं, जब एनबीएसए बना और उसके बाद कैसे सुधार का प्रोसेस हुआ। जब 26/11 का हमला हुआ मुंबई में, ताज पर, ओबरॉय पर, उस समय ये देश में अपनी किस्म की पहली घटना थी। टीवी चैनल्स के लिए, रिपोर्टर्स के लिए पहला अनुभव था। और मुंबई में आप जानते हैं कि जो लोग ज्यादा रिपोर्टिंग करते हैं या तो बिजनेस के रिपोर्टर होते हैं या फिर वो एंटरटेनमेंट की दुनिया के रिपोर्टर होते हैं। उनके ऊपर जिम्मेदारी इतने बड़े टेरर अटैक को रात में रिपोर्ट करने के लिए। और यहां भी जो एडिटर्स थे, एंकर्स थे, प्रेजेंटर्स थे, उनको भी अंदाजा नहीं था कि ये क्या हो रहा है, कितना दिखाना चाहिए। और ये बार में एक परसेप्शन बना कि टीवी चैनल से उन घटनाओं को लाइव दिखाया, उसकी वजह से जो हैंडलर्स पाकिस्तान में बैठे थे उनको जानकारी मिली, और उसकी वजह से ये अटैक इतना लंबा चला, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को उसका मुकाबला करने में दिक्कत हुई। अब मैं उसकी मेरिट में नहीं जाना चाहता, हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा नहीं भी हो। कुछ आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर्ड थे, उनसे मैंने पूछा था, उन्होंने कहा कि कोई भी आदमी अपने एक्शन को टीवी चैनल देख के प्लान नहीं कर सकता। ये प्रैक्टिकल नहीं, लेकिन एक परसेप्शन बना कि ये गलती की और लाइव नहीं दिखाना चाहिए था। और 24 घंटे के बाद में उसको डेफर लाइव करके भी दिखाना शुरू किया, लेकिन एक शिकायत बनी परसेप्शन। जस्टिस वर्मा की कमेटी ने गाइडलाइंस बनाई, कैसे इमरजेंसी सिचुएशन होगी, कैसे क्राइसिस सिचुएशन होगी, कैसे टेररिस्ट अटैक होगा तो कैसे कवर करना है, कितना डिस्टेंस रखना है, लाइव नहीं दिखाना है, कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिससे एंट्रेंस को, टेररिस्ट को मदद मिले। उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। और आज आप देखते हैं जब इस तरह का कोई अटैक होता है, हमला होता है, तो बहुत केयरफुली, बहुत संभल के उसकी रिपोर्टिंग की जाती है। तो जो गलतियों से सीख ले उसको दोष कैसे दे सकते हैं? हमारे मीडिया ने, अखबारों ने, हमारे टीवी चैनल्स ने उन गलतियों से सीखा है, बहुत तेजी से सुधारा है। दुनिया में किसी भी ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में इतना सुधार इतनी तेजी से नहीं आया। और जिसको हम सेल्फ रेगुलेशन कहते थे वो इंडिपेंडेंट रेगुलेशन बना, उसका डर है। न्यूज रूम्स में सारे एडिटर्स को नियमों की जानकारी होती है, लेकिन हमने इसका बहुत ज्यादा ढोल नहीं पीटा, बहुत ज्यादा इसके बारे में जनता को पता नहीं, तो भी लोगों के मन में सवाल आते हैं। लेकिन तो भी शिकायतें तो होती, और ऐसे लोगों से मैं अक्सर ये सवाल पूछता हूं, जो लोग कहते हैं कि मीडिया वाले जो कोर्ट में केस होता है उसका ट्रायल करना शुरू कर देते हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि मीडिया ट्रायल और मीडिया एक्टिविस्ट होने में फर्क होता है। अगर मीडिया एक्टिव नहीं होता तो
क्या जैसिका लाल का कातिल गवाहों को खरीद के, गवाहों को बदल के, जैसे बरी हुआ था ऐसे बरी होके बच नहीं जाता? क्या ये देश के साथ अन्याय नहीं होता? क्या नीतीश कटारा की अकेली मां जो उसके भले की लड़ती थी, उसके बारे में अगर मीडिया नहीं खड़ा होता साथ में, वो दामिनी जिसको कोई नहीं जानता था, ना उसकी जाति जानता था, ना नाम जानता था, न जिसकी परिवार कोई संपन्न परिवार था। बहुत बार ये कहते हैं कि साहब कोई बड़े परिवार की घटना होती तो आप बहुत उसको पढ़ाते चढ़ाते, वो गरीब परिवार के लड़के, कोई नहीं जानता था। उसके केस को मीडिया ने लड़ा, लोग सड़कों पर उतरे और सरकार को बलात्कार का कानून बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये क्या कम बड़ी अचीवमेंट है? ये क्या है? फिर बहुत सारे लोगों ने, उस समय सरकार के लोगों ने कहा कि आप तो सरकार के मंत्रियों के करप्शन की तो बात करते हैं, लेकिन मीडिया परिवार में कुछ हो जाए। मैंने उनको उदाहरण दिया, तहलका के एडिटर थे, नाम था उनका, प्रतिष्ठित थे, सब लोग के दोस्त थे, उन पर आरोप लगे, उनके संस्थान के व्यक्ति ने उन पर आरोप लगाया। क्या मीडिया ने उनको छोड़ दिया? अच्छी तरह से इंद्राणी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी, ये भी मीडिया के लोग थे, बड़े ताकतवर लोग थे। उन्होंने टीवी चैनल चलाए थे, वर्षों उन्होंने टीवी चैनल के साथ, हम सबके साथ काम किया था। जब पता चला कि इंद्राणी ने अपनी बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी, क्या मीडिया ने उसको माफ कर दिया था? नहीं छोड़ा। ये इस प्रोफेशन के लोगों की, ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री की, अखबारों की ईमानदारी है जिसको इस देश को मानना है। टीआरपी के लिए करते हैं, जो कुछ दिखाते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, ये 26/11 का जिक्र मैंने आपसे किया। 3 दिन तक हमारे जवान कमांडोज आतंकवादियों से जूझते रहे, टीवी चैनल्स उसको दिखाते रहे, 3 डेज नॉन स्टॉप। और क्या कैजुअलिटी थी? ब्रेक्स। ब्रेक्स कैजुअलिटी होने का मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखा। एक भी एडवर्टाइजमेंट टीवी चैनल पर उन 3 दिन के दौरान नहीं दिखाया गया। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। चैनल्स की माली हालत ऐसी नहीं है कि वो इस एक्टिविस्ट को अफोर्ड कर सके, लेकिन क्या इस जिम्मेदारी थी? ये क्या पैसा कमाने के लिए किया था? यह जिम्मेदारी का एहसास था कि ये ऐसी जो खबर है उसको दिखाना चाहिए। आज के जो हमारे न्यूज़ के लोग हैं वो कहते हैं कि साहब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं ये जब भी बोलते हैं तो उनको लाइव दिखाते हैं, नॉन स्टॉप दिखाते हैं, विदाउट ब्रेक दिखाते हैं, और ये तो बहुत सारे भाषण देते हैं तो बहुत नुकसान होता है, हर थोड़े से नुकसान होता है। इससे तो पिछले वाले अच्छे थे जो नहीं बोलते थे, कम से कम पैसे का नुकसान नहीं होता। तो ये कमर्शियलाइजेशन है, टीआरपी के लिए है, पैसा कमाने के लिए है। ये बातें एक जमाने में ठीक हो सकती थी, अब वक्त बदला है, जिम्मेदारी का एहसास है, समाज के प्रति, देश के प्रति एक जिम्मेदारी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं पॉपुलिस्ट काम करते हैं, जो खबरें लोकप्रिय होती है वही दिखाते हैं। इतना नहीं है, जरूर दिखाते हैं, पॉपुलिस्ट खबरें दिखाते हैं, ऐसी खबरें जो लोग देखना चाहते हैं, जो लोगों में इंटरेस्ट पैदा करती हैं, जरूर दिखाते हैं। क्राइम की खबर, करप्शन की खबर, लेकिन क्रिकेट की भी होती है और सिनेमा की भी होती है। लेकिन रियो ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनको जीतता हो तो नहीं दिखा सकते। अगर समाज में जो हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन अखबार में नहीं आएगा, टीवी चैनल पर नहीं आएगा, तो क्या हम गलत रास्ता, गलत पोर्ट्रे नहीं करेंगे समाज को? ये सारी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में हम आम तौर पर कहते हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जो लोग शिकायत करते हैं, जो लोग कंप्लेंट करते हैं, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, वो भी हमारे समाज के अंग हैं, उनका अधिकार है। लेकिन जब नासमझी से, बिना डेप्थ में जाए, बिना गहराई में जाए,
तरह की बातें कहते हैं, तो जब मौका मिलता है और खासतौर से जब मीडिया के इंस्टीट्यूट में बात करने का मौका मिलता है, तो मेरी कोशिश है कि इन बातों पे आपको कम से कम जागरूक किया जाए, क्लैरिफाई किया जाए। मीडिया ने पिछले दिनों में कश्मीर के मामले में हो या दलितों की पिटाई के मामले में हो या गौ हत्या के नाम पर जो लोग आतंक फैलाते हैं उनका जिक्र हो, ये सारे ऐसे इश्यूज हैं जो मीडिया ने उठाए। ये सारे इश्यूज हैं, ऐसे इश्यूज हैं जिनमें मीडिया ने इनकी सच्चाई जनता के सामने रखी। सरकार ने और प्रधानमंत्री ने बाद में कुछ किया। ये एक जिम्मेदारी का एहसास है और इन सारे विषयों को मीडिया ने बड़े केयरफुली, बिना सेंसेशन क्रिएट किए, बिना किसी भावनाओं को आहत किए जनता के सामने रखा। मुझे लगता है कि एक बड़ी उपलब्धि, बड़ी अच्छी बात है। हो सकता है कि कोई ऐसे संपादक हो जिनसे आपके विचार न मिलते हो सकता है कि किसी एंकर की आपको बात पसंद ना आती हो सकता है किसी के सवाल पूछने का अंदाज आपको अच्छा ना लगता हो सकता है कि किसी के बारे में आपको लगता हो कि ये सबकी बुला करके बेइज्जती करते हैं, किसी को बोलने नहीं देते। हो सकता है किसी की सरकार का जरूरत से ज्यादा क्रिटिसिज्म, आलोचना होती हो, आपको लगता हो ये ठीक नहीं है। लेकिन ये जो लोग आपको टीवी पर दिखते हैं या जो संपादक जिनके आप नाम जानते हैं, यही तो दुनिया नहीं है। हजारों लोग ऐसे हैं जो न्यूज रूम्स में, अखबारों में और टीवी पे जो फेसलेस एक्टिविस्ट हैं, सब एडिटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, कैमरामैन हैं, राइटर्स हैं, कॉलमिस्ट हैं, जिनके कोई चेहरे नहीं जानता, जिनका कोई नाम नहीं जानता। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि ये सब लोग जो सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन में जो काम करते हैं, बहुत जिम्मेदार हैं। ये सब उतने ही देशभक्त लोग हैं, उतने ही समाज को प्यार करने वाले लोग हैं जितना समाज के दूसरे वर्ग हैं उसके बड़े बड़े दावे करते हैं। ये लोग शायद सामने नहीं आते, ये लोग मेरी तरह टीवी पर दिखाई नहीं देते होंगे, इनका ऐसा नाम नहीं हुआ। लेकिन अगर किसी अफसर का या किसी बड़े आदमी की तो बात छोड़ दीजिए, अगर किसी साधारण आदमी का भी फोन आता है न्यूज रूम में और उससे ये वो शिकायत करते हैं कि साहब आपके जो खबर चल रही है वो गलत है, तो तुरंत उसको रोक के उसको क्रॉस चेक करते हैं। ये शायद बहुत लोग नहीं जानते, हर किसी की बात का असर होता है। ज्यादातर न्यूज रूम्स में एक रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट है। अखबारों की सुविधा यह है कि जब अखबार वाले खबर लिखते हैं तो उसको चेक करने के लिए बीच में सब एडिटर है, असिस्टेंट एडिटर है, एडिटर है, और वो उसके पास वक्त है उसको देखने का। टीवी चैनल्स की दिक्कत यह है कि जब कोई खबर सामने आती है तो टाइम टू रिएक्ट इज वेरी लिटिल, तुरंत उसको रिपोर्ट करना पड़ता है। ये भी कॉम्पिटिशन होता है, कोई हमसे पहले दिखा देगा तो और हमारा रिपोर्टर क्या सोचेगा, रिपोर्टर फील्ड से क्या बोल रहा है उस पर कोई नियंत्रण नहीं। कई बार वो भी गलती कर देते हैं, मजाक की बात कर देते हैं, उनका मजाक उड़ता भी है। लेकिन ये इस प्रोफेशन की, इस काम की डिफिकल्टी, परेशानी है। इस सब के बावजूद मैं आपसे कह सकता हूं कि ये सब लोग जो न्यूज रूम्स में काम करते हैं, जो फेसलेस मेजॉरिटी है जर्नलिज्म की, मीडिया की, ये बाय एंड लार्ज हम में अपने से निकले हुए लोग हैं, इसी समाज के रहने वाले लोग हैं। महंगाई उनको भी तंग करती है, बलात्कार की घटना उनको भी परेशान करती है। और आपको कल की घटना बताता हूं। एक बच्ची की, 3.5 साल की बच्ची की मौत हो गई मांझे से। कार में जा रही थी, पिक्चर देख के लौट रहे थे, उसने कहा कि सनरूफ खोल दो, बाहर निकाला और मांझे से गर्दन कर दी। जब हमारी एडिटोरियल मीटिंग शुरू हुई तो उसको जब जिक्र कर रहे थे तो सब लोग की आंख में आंसू थे, तकलीफ थी, दर्द था। उस बच्ची का क्या कसूर था, हम इसको कैसे रिपोर्ट करें, किस लेवल तक हम बात करें। फिर पता चला कि 2 और ऐसे केसेस हुए, तो कहा कि इसको बड़ा इशू बनाना चाहिए। बड़ा इशू बनाया, सरकार से सवाल पूछे, दिल्ली की सरकार से, कि जब ये 9, और फिर पूरी उसकी डेप्थ में चले गए कि 9 तारीख को जब नोटिफिकेशन, जब फैसला हो गया था, सरकार
बलात्कार का, तो फिर उस पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? 15 अगस्त और राखी के वक्त में पतंगें ज्यादा उड़ती हैं, खतरा होता है। बाद में उसी शाम को, फिर कल ही शाम को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, बैन लगा। वो मांझा जिसके ऊपर तेलंगाना में, गुजरात में, महाराष्ट्र में 10 जगह बैन है, यहाँ क्यों नहीं बैन हो सकता? समाज के प्रति एक जिम्मेदारी का एहसास, समाज में जो लोग रहते हैं उनकी तकलीफ को अपना समझना, समाज और सरकार के बीच में एक पुल बनने का काम करना। बाय एंड लार्ज, मैं नहीं कहता कि सब ऐसा काम करते हैं, बट बाय एंड लार्ज जिम्मेदारी का एहसास है। बाय एंड लार्ज लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं, और इसीलिए मैं उनसे ये कहता हूं और आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग इस प्रोफेशन में आएंगे, आप लोग बड़े बनेंगे, आप लोग जिम्मेदारी संभालेंगे। क्रिटिसिज्म होगा, आलोचना होगी, सवाल उठेंगे, लेकिन इनसे घबराने की आवश्यकता है, इनसे विचलित होने की आवश्यकता है। ये मान कर चलिए कि अगर आप इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, अगर आप मीडिया में काम करना चाहते हैं, बड़े बनना चाहते हैं, जिम्मेदारी से काम करना चाहते हैं, तो फिर इन सब के लिए तैयार रहना चाहिए। ये आपके रास्ते को बदलना नहीं, ये आपको भटकाना नहीं, ये आपको मिसगाइड ना कर दें, ये एहसास आपके बीच में रहना चाहिए। मैं आपके जो भी सवाल होंगे उनके जवाब दूंगा। उससे पहले मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं कि हम जो लोग इस प्रोफेशन, देखिए आपने जो मुझे यहाँ स्क्रीन पर देखा, टीवी पर देखा, एक ग्लैमरस पर्सनैलिटी देखा, ये लाइफ असल में ऐसी सेक्सी लाइफ नहीं होती है। टीवी पर जो दिखती है वो जो होती है वो अलग है, बहुत इसके लिए स्ट्रगल करना है, संघर्ष के लिए। मैं हमेशा अपने स्टाफ में, अपने लोगों से कहता हूं कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। हमारी पूंजी क्या है? हमारी पूंजी विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी। इस प्रोफेशन में आए तो एक ही चीज ध्यान रखिए, समाज में, लोगों में, व्यूअर में, रीडर्स में आपकी विश्वसनीयता बने, आपकी क्रेडिबिलिटी बने, लोग भरोसा करें, हाँ ये जो खबर छपी है, ये जो खबर मैं देख रहा हूं, ये सही होगी। इसके पीछे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होगा, इसके पीछे कोई सेंसेशन नहीं है, इसके पीछे कोई ट्रायल नहीं है, इसके पीछे कोई बेईमानी नहीं है, इसके पीछे कोई पैसा कमाने का आधार नहीं है। आज ये स्थिति 100% नहीं है। जिस दिन ये स्थिति बनाएंगे, और आप सब लोग का कंट्रीब्यूशन उसमें चाहिए, आप सब लोग का सहयोग उसमें चाहिए, ये स्थिति बनाइए इस देश में। मीडिया पर, ये लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है, संविधान में अधिकार है, और इस बात की चिंता मत करिए कोई आजादी को छीन सकता है, वो दिन चले गए। 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी तो पहली और आखिरी बार देश की मीडिया की आजादी छीनी गई थी, और मैं दावे से कहता हूं अब किसी की हिम्मत नहीं हुई उस आजादी को छीनने। ऐसा हमारा समाज है, ऐसी हमारी व्यवस्था है। उस व्यवस्था में हमें जो जिम्मेदारी दी है उसको हम निभाएं, जनता का विश्वास जीतें, ईमानदारी से अपना काम करें, पॉजिटिव काम करें, और नेगेटिव खबरों के साथ साथ पॉजिटिव खबरें भी दें। अगर कोई अच्छा काम करता है, कोई डिजिटल इंडिया की बात करता है, कोई अच्छी काम किया है हमारे मीडिया ने पिछले दिनों में। स्वच्छता अभियान, प्रधानमंत्री ने कहा हमारे मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, अखबारों ने, न्यूज़पेपर्स ने, टीवी चैनल्स ने बहुत फैलाया, लोगों को जागरूक किया, और ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनके बारे में जागरूक करते हैं। इस जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि हम इस प्रोफेशन में हैं इस देश को बड़ा बनाने के लिए, इस देश को बड़ी ताकत बनाने के लिए, और हमारे आसपास के मुल्क में जो हो रहा है उस सबको सीखने की जरूरत है। जहां पर मीडिया पर कंट्रोल है, जहां पर मीडिया की स्वायत्तता नहीं है, जहां मीडिया पर किसी तरह का सेल्फ रेगुलेशन, इंडिपेंडेंट रेगुलेशन नहीं है, वहां क्या होता है वो भी हमने देखा है, कैसे उन मुल्कों का नुकसान होता है, तबाह हो जाते हैं। तो इस मुल्क को बनाने में, इस बिल को बड़ा बनाने में, ताकत देने में, समाज को जागरूक बनाने में, इन्फॉर्म करने में, एम्पावर करने में आपका बड़ा रोल है, मीडिया का बड़ा रोल है। और अगर इस जिम्मेदारी के एहसास के साथ काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आज